Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Good evening and very warm welcome to all of you in a brand new episode of our show. आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो वीडियो क्रिएटर भी हैं, ड्रामा राइटर भी हैं, एक्टर भी हैं और इसके अलावा जियो पे स्क्रिप्ट राइटिंग भी कर चुके हैं। इसके अलावा वो मेरे साथ अपना कॉलेज भी शेयर करते हैं जो उन्हें नहीं पता, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स। और इसके अलावा जब उनके बारे में रिसर्च की मैंने खुद से, क्योंकि मेरे लिए बहुत ही बाइस फ़ख्र की बात है, क्योंकि मैं उनको काफ़ी अरसे से नोट भी कर रहा हूँ और पढ़ भी रहा हूँ, उनको ही सारी चीज़ें देख रहा हूँ। तो जो मैंने उनकी मतमए नज़र ज़िंदगी का निकाला है, जो एक साहिर लुधियानवी के शेर में मैं उसको ढालना चाहूँगा, और जो उनको भी पता है वो शेर कि ले दे के अपने पास फ़कत एक नज़र तो है, ले दे के अपने पास फ़कत एक नज़र तो है, क्यों देखे ज़िंदगी को किसी की नज़र से हम। तो आई विल गिव हिम अ वेरी वार्म वेलकम टू मिस्टर मोहम्मद अहसन। अहसन भाई, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर शो। जी वालेकुम अस्सलाम। यार थैंक यू सो मच। मैंने इतना काम किया नहीं, मैं तुम्हें मुस्तकिल बोलता रहूं पहले भी कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं है कि हम इंटरव्यू करें, तो हम इंटरव्यू नहीं कर रहे, ये इंटरव्यू ये बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ठीक है। और क्या कहते हैं, जियो, यार जियो पे मैंने कुछ मैं ड्रामा राइटर नहीं कहला सकता, अभी मैंने ड्रामा नहीं लिखा कोई। बहुत सारे ड्रामे वाले बुरा मान जाएंगे। भले भले 4 लोग देखें ये वीडियो, लेकिन उनमें से अगर किसी एक भी ड्रामा राइटर ने देख ली तो वो जरूर दिल पे ले लेगी। बहुत सेंसिटिव होते हैं ये लोग, इनमें एक ही बड़ी अच्छी बात। हाँ जी। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं बात क्लियर कर दूं, मैंने ड्रामा नहीं लिखा आज तक। ठीक है। शॉर्ट फिल्म, शॉर्ट स्टोरीज, इंटरनेट स्केचेस वगैरह, ये ठीक। ज्यादा मेरी मेन डोमेन ये रही ठीक है। है। फीचर फिल्म्स लिखी है मैंने, ड्रामा नहीं लिखा। ठीक है एहसन भाई, तो तो अच्छी बात है ना, सिनेमा लिख लिया, बुरा ही लिखा लेकिन सिनेमा लिखे ज्यादा बेहतर। हाँ, यही बेस्ट है। एहसन भाई, फिर ये बता दें गपशप में ही कि एक्टिंग एक्टिंग भी आपने की है, स्क्रिप्ट राइटिंग भी आपने की है। तो ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ और आपने इसके अंदर कितने चैनल्स, बेसिक बात करते हैं ग्रास रूट लेवल पे, कि कितने चैनल्स को आपने कैसे अप्रोच किया? किस तरीके से आपने इस मामले में, जितना भी आपका सफ़र है उसमें स्ट्रगल कितनी है आपकी? और इसके अलावा आपने इस फ़ील्ड में स्क्रिप्ट राइटिंग की और एक्टिंग की फ़ील्ड में आपका आना कैसे हुआ? यार स्ट्रगल तो बेसिकली चल रही है इस वक्त। जी। ये बड़ा वो ट्रांजिशन वाला फेज है, बड़ा डिस्टर्बिंग सा फेज है बेसिकली। बहुत मजे का भी है और उसी टाइम पर बहुत डिस्टर्बिंग सा भी है, क्योंकि अभी अभी कोई बुलाए स्ट्रगलर तो बुरा भी लगता है, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस आ गया है, इतनी समझ आ गई है, इतना काम आ गया है कि यार कि नहीं स्ट्रगलर तो नहीं हूँ मैं, मुझे पता है, मुझे काम तो आता है मुझे, क्योंकि स्ट्रगलर पे एक ये भी थप्पा लगा होता है कि ये काम सीख रहा है। तो ये वो वाला फेज चल रहा है कि जहाँ स्ट्रगलर्स में भी बुरा लगता है, लेकिन एट द सेम टाइम जो मैं तुमसे बार बार कहता हूँ कि यार मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया कि मैं कोई इंटरव्यू दूं। तो ये वो वाला टाइम चल रहा है। दूसरा क्या पूछा तुमने, राइटिंग राइटिंग में क्या पूछा? चैनल को किस तरह आपने अप्रोच किया था और इसके साथ इसको आपने राइटिंग और एक्टिंग को ही क्यों चुना? यार मुझे बेसिकली सबसे पहले जो समझ में आती थी ना चीज, वो एक्टिंग आई थी। जैसे आप कहते हैं बचपन में जो आपको पहली चीज अट्रैक्ट करती है, तो वो एक्टिंग ही समझ में आई थी मुझे कि यार अच्छा, ये एक ऐसा काम है जिसके थ्रू मैं कुछ ऐसी चीजें एक्सप्रेस कर सकता हूँ, वो इमोशंस एक्सप्रेस कर सकता हूँ जो कि मैं रियल लाइफ में नहीं कर सकता। ठीक है, रियल लाइफ में शायद मैं किसी सिचुएशन पे उतना खुल के ना रो पाऊँ जो कि मुझे एक्टिंग में करने को मिल जाए। तो ये मेरी लालच थी सबसे पहली, जो बेसिक लालच थी। ये मैं अपने शो में पूछता भी बहुत हूँ एक्टर्स को ये सवाल। तो बेसिक ये लालच थी। और हुआ ये कि जब मुझे थोड़ी बहुत ट्रेनिंग मिली, नापा ज्वाइन किया था मैंने, साल तकरीबन रहा मैं। हाँ, इंटर के बाद मैंने जो है चीजें कुछ ऐसी हुई, कुछ हिम्मत आई और कुछ इत्तेफाक ऐसे हुए कि मैंने पीछे सारी कश्तियां जला दी और फिर मैंने सिंगल माइंडेडली मीडिया ही परसू किया, कभी मैं पीछे पलट के गया नहीं। तो मेरा इस वक्त कोई बैकअप नहीं है। शायद इस वजह से भी मुझे ज्यादा तप जाता हूँ मैं कि मुझे स्ट्रगलर नहीं बोलोगे, मैंने जो है इस फील्ड को पूरा घोल के पी लिया है, मेरा कोई बैकअप नहीं है। तो मैं इधर इधर का ही बंदा हूँ मैं। तो नापा गया, नापा से जब मुझे एक्टिंग का कॉन्फिडेंस आया, कुछ मैंने शॉर्ट फिल्म्स की, कुछ सीन बनना शुरू हुआ, तो उसमें मुझे महसूस हुई कि यार महसूस हुआ कि कुछ कहानियां ऐसी हैं जो कि कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं, जो कुछ कुछ कहानियां ऐसी हैं, कुछ डायलॉग्स ऐसे हैं जो कि मैं तरस जाऊंगा अगर मैं किसी का वेट करता रहूंगा कि यार कोई लिखे तो मैं एक्ट करूं इस पे। ठीक है ना।
उस पे मुझे ये हुआ कि यार फिर मुझे ये काम सीखना चाहिए यार, स्क्रीन राइटिंग सीखनी चाहिए। टीचर्स अच्छे थे, कुछ टीचर्स ने भी अच्छा इंस्टिगेट किया, ज़ीशान हैदर होते हैं ना, ज़ैबिस में। नापा के बाद मैं ज़ैबिस गया, ज़ैबिस में 5 साल मैंने फ़िल्म मेकिंग पढ़ी। 1 डेढ़ साल मैं नापा में रहा हूँ और कुछ 5 साल मैंने ज़ैबिस में लगाए। ज़ैबिस में मुझे कुछ 4 साल के बैचलर 5 साल में हुआ मेरा मीडिया साइंस का। तो उसमें वो एक्टिंग के साथ-साथ ज़ाहिर है क्योंकि वहाँ ज़ैबिस में एक्टिंग तो नहीं पढ़ते, वो मैं पहले पढ़ कर आया हुआ था। ज़ैबिस में तो आप फ़िल्म मेकिंग पढ़ते हैं, मीडिया प्रोडक्शन पढ़ते हैं। तो प्रोडक्शन और फ़िल्म मेकिंग जो पढ़ रहे थे, उसके साथ-साथ मुझे स्क्रीन राइटिंग ने इंस्टिगेट किया कि यार ये एक ऐसी चीज़ है कि जो तुम्हें खुद बेड़ा उठाना पड़ेगा, सीखनी पड़ेगी। अगर तो तुम्हें बहुत सिंसियर हो कि मुझे फलाना कहानी मैं सुनाना। तो और फिर ये भी था, एक और बात ये भी जुड़ रही थी कि यार जब भी अपनी फ़िल्म बनाएँगे, तो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं किसी और राइटर पे। तो वो बात भी मुझे बहुत ज़्यादा आग लगाती थी, यार ये तो फँस जाऊँगा मैं। और ऑटोर एक लफ्ज़ है, मुझे इसको फ्रेंच लफ्ज़ है, शायद मुझे इसको सही प्रोनाउंस करना नहीं आता। AUTEUR आई गेस। तो इसका इस लफ्ज़ का मतलब ये होता है कि वो डायरेक्टर जो कि अपनी फ़िल्म के 3 मेन काम खुद करते हैं। एक्टिंग, राइटिंग और सॉरी एक्टिंग नहीं, राइटिंग, डायरेक्शन और एडिटिंग, ठीक है? तो इसका मैं बहुत इसको उर्दू में बता रहा हूँ, ज़ाहिर है जो किताबें लिखी गई हैं, वो अंग्रेज़ी में लिखी गई। तो इन तीनों चीज़ों को कमांड जब एक बंदा खुद लेता है, तो कहते ही हैं, फ़लसफ़ा ये है कि जो स्टोरी टेलिंग है, उस फ़िल्म की या ड्रामे की जो भी है, उस पर कंप्लीट कंट्रोल रहता है उस बंदे का। अब वो कंट्रोल अच्छा है कि बुरा है, वो तो फिर पता लग जाता है, चीज़ हिट होती है, फ्लॉप होती है। लेकिन उस पर पूरा कंप्लीट कंट्रोल रहता है। तो ऐसे बहुत सारे ऑथर्स रहे हिस्ट्री में जिन्हें मैंने पढ़ लिया ज़ैविस के टाइम पे, और मैं और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गया कि यार तो मैंने खुद ही राइटिंग भी सीखनी है, एडिटिंग भी मैंने सीखी हुई है। तो मुझे खुद ही राइटिंग करनी है और एक्टिंग में देखूँगा मुझे कोई कैरेक्टर मेरा सूट करेगा तो करूँगा, ज़बरदस्ती नहीं घुसाता मैं अपनी स्क्रिप्ट में खुद को, जब तक मेरा कैरेक्टर ना हो। तो वो ऑथरशिप कुछ ज़हन में चल गई और हैं बहुत बड़े-बड़े नाम हैं, मुझे एनिग्मा और बर्गमैन के अलावा किसी और का नाम आ नहीं रहा अभी ज़हन में। लेकिन बहुत बड़े-बड़े सिनेमा के नाम हैं जो कि जिन्हें जो ऑथर्स कहलाते हैं और जिन्होंने जो राइटर डायरेक्टर्स खुद ही हैं। और हाँ, तो ये फिलॉसफी मुझे लड़ गई। तो एहसन भाई इसके साथ ये बता दें कि आपको लाइक ऑन द कैमरा काम करना पसंद है या बिहाइंड द कैमरा काम करना ज़्यादा कंफर्टेबल? क्योंकि आप डायरेक्शन को भी इम्पोर्टेंस देते हैं, आप एक्टिंग को भी देते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग तो बैक बैक एंड का काम है। तो आप किस चीज़ पे ज़्यादा कमांड समझते हैं अपनी आफ्टर 5 इयर्स ऑफ एजुकेशन? अब यार मैंने नैपा जॉइन किया था 2011 में और ज़ैबिस जॉइन किया था 2012 में और मुझे ग्रेजुएट हुए कुछ 5 साल हो गए। हुँ, तो टोटल तो मुझे कुछ 9-10 साल हो गए थे, ठीक है? और कमांड किस चीज़ पे ज़्यादा समझता हूँ। यार मैं खुद को इक्वली ना वीक समझता हूँ। 50 मतलब अगर आप मुझे कहें ना तो मैं खुद को 10 में से 5 मार्क्स एक्टिंग में दूँगा, 5 डायरेक्शन में दूँगा, 5 राइटिंग में। तो मेरा मेन फ़ोकस ये होता है कि इस वक़्त जो चीज़ नेचुरली आ रही है ना, हाँ, जिसकी अंदर से आग ज़्यादा लगी हुई है, प्लस थोड़ा बहुत सामने से काम मिलने का भी अपॉर्च्युनिटी का भी चक्कर होता है हमारी फ़ील्ड में। इट्स नॉट दैट ईज़ी टू गेट वर्क, ख़ास तौर पे अगर आप बाहर के बंदे। तो तो अगर राइटिंग का काम आ रहा है तो सॉरी राइटिंग के आइडियाज़ अच्छे आ रहे हैं तो मैं मेरे महीने निकल जाते हैं, 4-5 महीने लिखते हुए और मैं भूल जाता हूँ कि यार मैं एक्टिंग नहीं कर रहा, कोई मुझे देख नहीं रहा। लोग भूल रहे हैं मुझे और जो है ये भूल क्या रहे हैं साला, ये पहचानते ही नहीं है, भूलेंगे क्या? तो मतलब पॉइंट ये है कि मैं मेरा वो वाला स्ट्रगल अधूरा रह गया, चलते-चलते रुक गया तो मुझे जो उसका अफ़सोस कुछ नहीं होता। 6 महीने अगर मैं किसी के साथ फ़िल्म लिखने बैठ गया हूँ या शॉर्ट स्टोरीज़ लिखने कहीं बैठ गया हूँ और वो मीटिंग चल पड़ी है और मुझे पैसे मिल रहे हैं तो आई एम जस्ट राइटिंग ब्लाइंडली विदाउट केयरिंग अबाउट कि मेरी एक्टिंग का क्या होगा या ये इसकी केयर के मैं एज एज एन एक्टर मैं मेरे में कॉन्फिडेंस कम तो नहीं हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो वो राइटिंग कर ली, फिर अचानक किसी ने कभी कॉल कर दी कि यार हम जैसे वो तीली के स्केच की कॉल आ गई कि यार हम शूट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो वो इतनी लाउड चीज थी, मैंने पहले तो सुना, मैं घबरा गया, मैंने कहा यार मैं तो 6 महीने हो गए, साल हो गया एक्टिंग की नहीं, लेकिन बस पढ़ी मुझे समझ में आ गई, नहीं नहीं यार मैं कर लूंगा। तो उस तरह चल रहा हूँ कि फिर वो एक्टिंग की वो 3 महीने एक्टिंग करते हुए निकल गए, अचानक से और भी काम आने लगे, की फिर एकदम फारिग बैठ गए। तो मेरा जो मोटो है ना, इस सारे बिजनेस को लेके सिर्फ मेरे
वो यही है कि यार ऑर्गेनिक चलना है। हाँ अगर मुझे आप कोई अननेचुरल सा एक्टिंग का प्रोजेक्ट दिलवा भी देंगे ना, और वो बहुत बड़ा ब्रेक भी होगा मेरा, और मुझे समझ में आ रहा है यार ये मुझे बिल्कुल भी ये कैरेक्टर ऑर्गेनिकली पकड़ में ही नहीं आ रहा है, और ना अजीब सी कोई चीज है, मैं नहीं समझ पा रहा, भले इससे बहुत कुछ मिल जाएगा, मैं छोड़ दूंगा, मुझे नहीं समझ में आएगा। ठीक है। और अगर सेम गोज फॉर राइटिंग, अगर मुझे कोई ऐसा हुआ है कि मुझे कुछ मौके मिले थोड़ा और बड़ा बनने के, कुछ फिल्म्स लिखने के, लेकिन वो इतने अननेचुरल प्रोसेस थे मेरे सिस्टम के लिए, मुझे उस कहानी में अंदर से कुछ नेचुरल आ ही नहीं रहा था। एक दो बार मैं कर भी चुका हूँ अननेचुरल, मैंने ट्राई किया, बड़ा फ्लॉप हुआ मैं। तो उसके बाद मैंने तौबा ही कर ली कि यार जब कोई किसी स्टोरी से कनेक्ट नहीं हो पा रहा तो राइटिंग नहीं करूंगा, अगर किसी कैरेक्टर से कनेक्ट नहीं हो पा रहा तो एक्टिंग नहीं करूंगा। सबर शुगर से थोड़ा थोड़ा काम करूंगा, लेकिन तरीके से अपनी ऑडियंस बनाऊंगा अपना। हाँ, अपनी, जिनको मेरी वाली आदत लग जाए, फिर मेरे वाला काम चलने लगे, मुझे ये लालच है। ऐसे में जब आपको सुनता हूँ, या मैं आपको काफी अरसे से, आप बीच में आए फिर गैप आया, फिर आपने रिवाइवल आई थिंक किया है सोशल मीडिया पे, क्योंकि मैंने आपको काफी अरसे पहले देखा था टीवी पे आई थिंक। अच्छा, उसके बाद आपने, टीवी पे देखा था मुझे। हाँ, मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ एहसन भाई, बात ये है जब आप टीवी पे मैंने बहुत एम्बैरेसिंग काम किया है यार। अच्छा, बोलो बोलो बोलो। उस वक्त बहुत मतलब सूखे से पतले से वो थे उसके अंदर, लेकिन आपकी शक्ल नहीं इतनी चेंज हुई। तो उसके बाद आपका बड़ा ब्रेक आया बीच में, नहीं देखा मैंने इतना फ्रीक्वेंटली नहीं देखा। तो आप कहते हैं कि मैं बाहर का बंदा भी हूँ, और साथ ये फील भी आती है कि यार बीच में ब्रेक भी आ जाता है, इतना काम नहीं भी मिलता, इतना काम करने को नहीं मिलता, इतना काम होता नहीं। ये सब चीजें देख के मुझे क्यों अंदर से सुशांत सिंह राजपूत वाली फीलिंग आ रही है? क्यों आ रही है मुझे? नेपोटिज्म आपके नजदीक पाकिस्तान इंडस्ट्री में कितना है? नेपोटिज्म कितना है यार? बहुत है, लेकिन, और मुझे कोई दिक्कत नहीं है इस बारे में बात करने में, अगर हम चैट करते तो करते, मजा आएगा, मैं खुल के बोल सकता हूँ। मगर मगर खुल के बोलने से पहले मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि आई डोंट रियली माइंड इट। बावजूद उसके कि मैं बाहर का बंदा हूँ, मुझे नहीं लगता ये कोई गलत चीज हो रही है, क्योंकि एग्जैक्ट सेम चीज ना चारों तरफ हो रही है। मतलब मेरे मामू है तो उनका बेटा भी जो है वो एमबीबीएस कर रहा है, आधा किया हुआ है, तो उनके क्लिनिक में बैठ भी रहा है, पेशेंट्स को दवाइयां भी दे रहा है, चीजें भी देख रहा है। सेम गोज फॉर एवरीथिंग एल्स। कोई वकील है तो मैंने देखा वो भी यही कर रहे हैं। तो मुझे नेपोटिज्म से इतनी कोई खास दिक्कत नहीं है। और ये जो मीडिया वाला है कि बाप अगर एक्टर है तो बेटा भी इसी फील्ड में है, ये तो बहुत है, और मुझे इससे कोई खास दिक्कत नहीं है। आई थिंक इट्स फाइन यार, पूरी दुनिया का दस्तूर है, ऐसी ही चलती है। हमारे तो शोबे में पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स से लेकर पंसारी की दुकान तक सभी बाप जो करेगा बेटा भी वही करेगा। तो ये तो है। अच्छा, ये बताएं रावा एंटरटेनमेंट का सीन कैसे शुरू हुआ? आप अब स्क्रिप्ट राइटिंग भी, और आपने कहा 50-50, तो इसको मैं इस तरीके से लूंगा कि रावा एंटरटेनमेंट आपके लिए बहुत ही कंफर्टेबल प्लेटफॉर्म है, क्योंकि आपने कहा स्क्रिप्ट राइट भी आप कर रहे हो, एक्ट भी आप कर रहे हो, होस्ट भी। तो रावा एंटरटेनमेंट का आइडिया कैसे आया कि मैं क्यों करना चाहता हूँ चैनल यूट्यूब पे क्यों खोलूं? और इसके अलावा ये कैसा चल रहा है आपका, क्योंकि इसमें बहुत सेलिब्रिटीज, मानी जानी सेलिब्रिटीज आती हैं और आप उनके इंटरव्यूज करते हैं। दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑफ होस्टिंग, नाउ यू आर एंटरिंग इन द होस्टिंग। यार, रावा की कहानी क्या है? यार बता दूं क्या? मुझे डर लगता। मैंने कभी ऐसे खुल के इधर ऑन कैमरा बात नहीं की। अम, लोग मेरे चैनल को, मुझे ये डर लगता है वो नॉन सीरियस ना लेना लगे। मैंने बड़ी ब्रांडिंग की हुई है उसकी ना, वो बड़ा लगता है कोई बड़ी कंपनी। ये देखो, मैं ऑलरेडी बकवास करना शुरू हो गया। यार, रावा का सीन ये है कि मैं डिजिटल पे आने की कोशिश कर रहा था काफी टाइम से। 2 साल पहले मेरा शिफ्ट हुआ। मुझे समझ में आया कि यार सिनेमा और टीवी जो है, दोनों में ही मेरी दाल नहीं गल रही। जिस किस्म की मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, वो भी कहीं जुड़ नहीं पा रही, किसी टेलीफिल्म में, टीवी में कहीं नहीं जुड़ पा रही, किसी डायरेक्टर से मैं कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। सो वैसे मैं अब जाके मिला हूँ। अब जो आप लोगों ने इंटरव्यू देखा है, तो उस इंटरव्यू से 2 महीने पहले मेरी उनसे मुलाकात, ज्यादा टाइम, 2000। तो किसी डायरेक्टर से मैं कनेक्ट नहीं हो पा रहा एज एन एक्टर। मैंने कुछ फिल्म लिखी, फ्लॉप फिल्म हैं ज्यादातर, तो वो भी नहीं हो पा रहा। और मुझे पता लगा कि यार मैं डिजिटल पे आऊंगा तो यहाँ हसद होने लगा मुझे इंडियन यूट्यूबर से बहुत। जो ये वाइन्स वाले जो यूट्यूबर्स हैं, इनका मेरा से कुछ लेना देना नहीं है, इनको तो मैं देखता भी नहीं, उनका काम भी नहीं देखता। मैं जब परमानेंट रूममेट्स देखता था, मैं जब ट्रिपलिंग मैंने देखा, और जब मैंने ये बड़ी बड़ी वेब सीरीज देखी, तो मुझे बड़ा हसद हुआ कि यार
हम यहाँ कहाँ रह गए, तो ये टीवी शीवी में तो हम क्या करेंगे। तो मैंने खुद ही, रिबेलियन था एक चलता हुआ ड्रामा, छोड़ा मैंने, उसमें मैं एसोसिएट डायरेक्टर था। और वो मुझे वो हुआ कि यार मैं फंस जाऊंगा ये एसोसिएट में और असिस्टेंट में, ये भी काम मैंने बहुत की। तो वो मैंने छोड़ा और मैंने बस बगावत की कि यार कुछ करूंगा। तो उस कुछ करने में कुछ 1 साल और गुजर गया, दोबारा मैंने एक और फिल्म एज एन असिस्टेंट, एज एन एसोसिएट डायरेक्टर की। ठीक है। कुछ इंटरनेट वीडियोस की मैंने उस दौरान 3-4। तो वो बस मैं हाथ साफ कर रहा था, शुरू करना चाह रहा था कि देखें तो कैसे होती। तो उसके बाद फिर एक और फिल्म एसोसिएट डायरेक्टर के लिए, और उस दौरान मुझे ये रावा, जो बेसिकली मेन प्लेटफॉर्म है ना, वो है रावा.pk। वो रावा एंटरटेनमेंट नहीं है। तो रावा.pk के लिए मुझे कॉल आई कि हम एक राइटर डायरेक्टर हायर करना चाहते हैं जो हमारे लिए कंटेंट वीडियोस प्रोड्यूस करे। तो मैं बहुत ज्यादा जो है फ्रस्ट्रेटेड था उस फिल्म पे भी, एसोसिएट डायरेक्टर करते हुए। आई होप उनमें से कोई देख ना ले, नहीं तो आगे आगे कभी फंस जाऊंगा तो मुझे काम नहीं। तो लेकिन सच है यार, मैं रोता था। मैं बाकायदा रो रहा होता था कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम नॉट एन ईडी, व्हाई एम आई डूइंग दिस। तो मैंने आंख बंद करके रावा.pk के लिए साइन कर लिया, विदाउट नोइंग कि ये है क्या। कुछ भी नहीं, मुझे नहीं पता था कि ये क्या है। जब मैं आया वो प्रोजेक्ट खत्म करके और मैंने ज्वाइन किया ऑफिस, तो मुझे पता लगा कि यार अच्छा ये तो न्यूज प्लेटफॉर्म है और न्यूज इस किस्म की। मैंने कहा चलिए ठीक है, तो इसमें कुछ थोड़ा एक लाइट हार्टेड सा सेगमेंट वेगमेंट कुछ बना रहे थे जो मैं बनाऊं, जो मेरे फील्ड को और आपकी फील्ड को मर्ज कर दे। तो वो बात, बड़ी कोशिश की मैंने भी और उन्होंने भी, वो बात बन नहीं पाई। मैं जो भी करता था तो वो थोड़ा एंटरटेनमेंट टाइप ही लगने लगता था, और वो जो भी बोलते थे वो कट्टर न्यूज होती थी वो, कि नवाज शरीफ ने ये कर दिया, वो ना, मरीम नवाज ने ये कर दिया। मैंने कहा आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मरीम नवाज ने क्या किया। मैं ऑन कैमरा कहने को तो यार जहन्नुम में जाएंगे सबके सब, मुझे नहीं फर्क पड़ता। ठीक है, मुझे ये फर्क पड़ता है कि हाँ टारंटिनो ने अगली फिल्म, वो अगली फिल्म कौन सी बना रहे हैं, वो किसको कास्ट कर रहे हैं, मुझे इससे बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है। तो और वो फ्रांस जाके फिल्म लिख रहे हैं या वो कनाडा जाके फिल्म लिख रहे हैं, मुझे ये जानने में मैं इंटरेस्टेड हूँ, वो कौन से होटल में रह रहे हैं। मैं बाकी बुलशिट जानने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो वो हुआ ये कि वो बातचीत चलती रही, उन्होंने मुझे नौकरी से जाने नहीं दिया। ये जो रावा की जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके पीछे जो बड़ी पेरेंट कंपनी जो पीके चला रही है, जो और कंपनियां चला रही है, तो देवर रियली काइंड, कि मैंने उनसे बातों बातों में कह दिया कि एंटरटेनमेंट चैनल खोल दे, वो मैं चला लूंगा। ठीक है। और वो चला लूंगा मैंने ऐसे ही बोल दिया, मुझे पता नहीं था कि कैसे चलाते हैं। ठीक है ना, डिजिटल चैनल क्या करते हैं। मैं ऐसे बनाता रहता था घर पे बैठ के प्रेजेंटेशन, रैंडम इन्वेस्टर्स से मिलता रहता था इधर उधर, लेकिन कभी किया नहीं था एग्जीक्यूट। तो वो बात उनको लड़ गई, उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया। मुलाकातें की और मीटिंग्स की, मुझसे पूछा अच्छा कैसे चलाओगे, वो चलता चलता गया, और 3-4 मीटिंग्स के बाद उन्होंने मुझे गो अहेड दे दिया कि हाँ चलो बना लो। तो आई हैड 2 पीपल इन माई टीम, एक एडिटर है मेरे पास और एक एनिमेटर है। ठीक है। और मैं अकेला एक लड़का हूँ, और मेरी कोई ऐसी पीआर शीआर नहीं है, मेरे पास कोई ऐसी कंपनी नहीं है, और कोई बजट का प्रॉमिस नहीं। उन्होंने बोला कोई बजट बजट नहीं है हमारे पास, तू बार बार बहुत बातें कर रहा है, चला लूंगा चला लूंगा। तो ये न्यूज तो ऐसा ना, कैमरा उठा के गए, कवर कर लिया, इवेंट कवर कर लिया, ये कर लिया वो कर लिया, तो न्यूज तो बन जाती है बड़े सस्ते में। बड़े बड़े न्यूज चैनल की बड़ी सस्ती कवरेज दिखाते हैं। ठीक है। तो उन्होंने बोला तो बजट बजट ही देंगे हम तुझे, तू कैसे चलाएगा, तू चला के दिखा, सैलरी हो जाएगी। तो मैंने बोला यार चलो सैलरी मिल रही है ना, तो मैं जो है ना कुछ करूंगा। अब ये होते होते 2-2.5 महीने मुझे गुजर गए इस ऑर्गेनाइजेशन में, और 2 महीने बाद कुछ मुझे याद है लास्ट ईयर दिसंबर, समवेयर इन दिसंबर आई गॉट दिस परमिशन कि अच्छा यू कैन क्रिएट चैनल कॉल्ड रावा एंटरटेनमेंट। अब मैं वो लेके बैठा हूँ और मैं ब्लैंक, कि मैं क्या करूँ यार, मुझे कौन जानता है। ठीक है, मैं बातें करता रहता था कि यार सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे ये होता था कि अबे कोई मुझे इंटरव्यू देने क्यों आएगा। ठीक है, मैंने क्या किया है, और ये मेरा प्लेटफॉर्म क्या है, ये मतलब ये कोई, ये तो जीरो जीरो से शुरू कर रहा था मैं। लास्ट ईयर 2020 चला 19, हाँ 19 के एंड दिसंबर में मैं जीरो पे खड़ा था, और उन्होंने मुझे बोला कि हम पीके का कोई प्लेटफॉर्म देते हैं, तो वो हम समझ में नहीं, प्लस जीरो, सब जीरो पे, इंस्टाग्राम जीरो, यूट्यूब जीरो, फेसबुक जीरो। ठीक है, जाए क्या करेंगे। तो और शॉर्ट फिल्म में लिख सकता था, लेकिन उसका बजट नहीं था। तो सिर्फ एक ऑप्शन था कि इंटरव्यूज करने, किसी तरह कुछ शुरू करना। तो आई रिमेम्बर मैंने जो फिल्म की थी लास्ट, उसमें उस फिल्म में 4 एक्टर थे, वो आएगी इस साल, उस फिल्म का नाम है लफंगे। ठीक है।
तो अच्छी बात है, चले मैं उसको थोड़ा प्रमोट ही कर दूं। तो उसमें सलीम महराज हैं, मानी हैं, समी खान हैं और मुबीन कबूल हैं। तो सलीम महराज को मैंने उस शूटिंग के दौरान एक बार ऐसे मजे में छेड़ा था कि वो आके मॉनिटर पे बैठ गए, हम एडी को भी बैठने की इजाजत होती है मॉनिटर पे, तो मैं बैठा हुआ था अकेला बाई चांस, सारे डायरेक्टर बैठे सब आगे काम कर रहे थे। तो मैंने उन्हें छेड़ा था एक बार कि ना आप मैं कभी फिल्म बनाऊंगा तो आपको कास्ट करूंगा तो आप एक्टिंग करेंगे। तो उन्होंने मुझे ऐसे हाथ मार के बोला कि अबे कैसे कैसा सवाल कर लिया तूने यार, मैं तो बहुत नए लड़कों के साथ काम करता हूँ, ये तो पूछने वाली बात है। मैंने कहा नहीं नहीं मैं पूछ चलूँ ना, पता नहीं मैं यार लौंडा सा घूमता रहता हूँ, लल्लू सा, तो आप मेरे को सीरियसली लेते ही नहीं लेते, मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ। कह रहे अबे यार तू लेकर आ स्क्रिप्ट, करेंगे बिल्कुल करेंगे। तो मैंने बोला यार वो एक मैंने छेड़ तो दिया था, तो लेट जस्ट कॉल हिम एंड सी कि वो हमारी कितनी दोस्ती है। तो उनको मैंने कॉल किया और मैंने कहा मैं एक इंटरव्यू करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा कि यार क्या सिलसिला है पैसों का, क्योंकि नॉर्मली सेलिब्रिटी इंटरव्यूज पैसों से होते हैं। हाँ। तो मैंने कहा कोई पैसों का सीन नहीं है। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो फिर मैंने कहा मैंने कहा मेरी जो है ना, मेरा अपना काम है, मेरी नौकरी का चक्कर है और मेरे पे बड़ा डिपेंड कर रहा है कि मैं कुछ करके दे दूं इनको, मैं फंस रहा हूँ, तो मुझे हेल्प चाहिए आप। तो इतना मैंने बोला भी नहीं, मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, मैंने इससे कम लफ्ज बोले तो सलीम भाई पकड़ गए कि अच्छा यार ऐसा जरूरत में है। तो उन्होंने बस मुझे जो है आउट ऑफ नोवेयर ज्यादा सवाल जवाब किए बगैर हाँ बोल दिया। 3-4 दिन बाद वो किसी शूट पे थे, उन्होंने मुझे टाइम दिया, मैं शूट के पैकअप जाऊंगा। रात के 11 साढ़े 11 बजे वो आए और हमने उनका पहला इंटरव्यू था वो रावा का जो हमने किया। और मुझे याद है उसके लिए कुछ 4,000 रुपए थे हमारे पास, पैसे नहीं थे। ठीक है। और आप अगर नोटिस करेंगे रावा के, क्योंकि आई आई रियली होप कि रावा के जो ऑडियंस है उन तक पहुंच जाए इंटरव्यू, तो मैं चाहता हूँ उनको मैं बताऊं। आप नोटिस करेंगे तो जो मेरे अर्लियर इंटरव्यूज है ना, उनमें दोनों कैमरा की फुटेज अलग अलग है। तो जो 3-4 हजार रुपए हमारे पास होते थे तो हम बाहर से एक कैमरा मंगाते थे अच्छा वाला 4K, वो हमने रखा था सलीम मिराज पे। और हमारे पास था एचडी सस्ता वाला गंदा आउटडेटेड इंतहाई आउटडेटेड कैमरा, वो हमने रखा था मेरे पे। मैं कहता था मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, हमारी। गैस को लगाओ बस। हाँ। मैंने कहा मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, बस छोड़ो यार मुझे, गैस गैस पे लगाओ कैमरा। तो शुरू के कुछ 3-4-5 इंटरव्यूज ऐसे ही गए जिनमें मेरे पे बहुत बुरा कैमरा, जिस वजह से मैं लग भी बुरा रहा हूँ। तो उस तरह वो शुरू हुआ। और वो आहिस्ता 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 जो है अब पूरा साल, ये बेसिकली एनिवर्सरी वाला टाइम है रावा का। मुझे कोई कल परसों कोई बता रहा था ऑफिस में कि वो टाइम आ रहा है हमारा दिसंबर में कहीं। तो ये बड़ा अच्छा टाइम है इस बात को सेलिब्रेट करने का कि वहां से वो सलीम भाई से जो सिलसिला शुरू हुआ, वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी वीडियो, जब मैंने सलमान हसन को अप्रोच किया तो मैंने सलमान हसन को उनकी वीडियो भेजी। उन्होंने देखा, उन्होंने सलीम महाराज से पूछा ये लड़का कौन है, कैसा है। उनको अच्छी रिपोर्ट आई, उन्होंने हाँ बोल दिया, वो आ गई। अब उनका इंटरव्यू बड़ा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू था यार, मतलब था क्या, वो हिस्ट्री में चला गया। किसी ने उनको बिठा के इतने तमीज से इंटरव्यू नहीं किया। ठीक है ना। तो मैंने लिस्ट बनाई, फिर उसके बाद सलीम भाई से जब मेरा एक इंटरव्यू हो गया तो उसके बाद मैंने लिस्ट बनाई उन लोगों की जिनसे मिलने के लिए मैं इतने कई सालों से तड़पता रहा हूँ। और जिनसे मुझे ये था कि यार मैं जब मेरे पास कुछ होगा ना ऑफर करने को तब मैं इन लोगों को कॉल करूंगा। तो क्योंकि पहले कभी मैं ना अपनी एक्टिंग पे श्योर था ना राइटिंग पे, अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सुकून में हूँ अपनी एक्टिंग राइटिंग होस्टिंग टैलेंट को लेकर। तो मैंने कहा ये अब टाइम है कि मैं इन सब लोगों को कांटेक्ट करूं और इनको बोलूं कि देखें मुझे इंटरव्यू दें। तो इंटरव्यू में आपको भी एक मौका मिलेगा एक्सप्रेस करने का, और मेरी जो ओरिजिनल आइडिया है कि मैं इनसे मिल लूं, ठीक है, इनसे बैठ के बात कर लूं एक, और हिस्ट्री में ये रिकॉर्ड डाल दूं कि देखें ऐसे ने इनका इंटरव्यू किया था। फिर एक ये नियत थी कि इनसे मिलना है। दूसरी उसी नियत के साथ एक और बात जुड़ी हुई थी मेरी कि मैंने ये भी देखा कि जितने लोगों से भी मुझे मिलना है तो ये वो लोग हैं जिनके उस तरह से इंटरव्यूज किए ही नहीं गए। जिस तरह से मैं जो इंटरव्यूज मैं देखता हूँ या जो मैं देखना चाहता हूँ इनके, कि कोई इन्हें बिठाए और इनसे इस तरह इन्हें टाइम देके इन्हें सुकून से बोलने का मौका दे, इनसे काम के सवाल पूछे, फजूल, अभी मेरे उल्टे सीधे लफ्ज आ रहे हैं, मतलब फजूल में तफरिया ना करे इनके साथ बैठा के। गेम शो छोटी चीजें हैं, ये बड़े काम के लोग हैं। सलमा हसन, मानी भाई, असगर अली, आई एम इंटरव्यूइंग एहसन एहसन रहीम टुमारो। ठीक है। तो ये सब बड़े बहुत ये इंपॉर्टेंट लोग हैं, सलीम महराज। अपनी ठीक है। तो इनसे अपनी पूरे पूरे इंस्टीट्यूट है अपने अंदर। हाँ, तो मुझे ये था कि यार एक तो ये भी मुझे मिलना भी है, दूसरा ये है कि बड़ा जरूरी है कि इनके इंटरव्यूज तरीके से किए जाएं, उस तरीके से जिस तरीके से मैं चाहता हूँ। तो वो लिस्ट
जो है उसमें 3-4 जब ऐसे मीनिंग जुड़ गए तो मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई, और मैं पूरा 2020 मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस उस लिस्ट को फॉलो करता रहा। अभी उसमें काफी नाम है जो रहते हैं, तो और क्या कहते हैं, काफी आगे पीछे होता है। कितने लोग हैं जिनको मैंने पहले दिन कांटेक्ट किया था, उनसे उस वक्त बात नहीं हो पाई, और अब आहिस्ता आहिस्ता कुछ चीजें वर्कआउट कर रही हैं, मैं रीच आउट कर पा रहा हूँ लोगों को, और लोग हाँ बोल रहे हैं क्योंकि इंटरव्यू पहुंच रहा है, लोग देख रहे हैं कि यार कुछ अलग कर रहा है ये लड़का, अकेला बैठा हुआ, लगा हुआ है बावला। तो ये सिलसिला है। और मतलब आपने एक साल में, मैं अभी देख रहा था अभी 5 मिनट पहले शो से, 14,000 सब्सक्राइबर, 14,000 1400 समथिंग सब्सक्राइबर आपने एक साल में उठा लिए। क्योंकि इंटरव्यूज जो होते हैं ना, करना, एक बंदा दूसरे बंदे से बात कर रहा है, जब तक वो क्रिएटिव और इंटरेस्टिंग नहीं होंगे ना सवालात, तो वो बोरिंग कराता है, बंदा स्किप कर देता है इंटरव्यूज को। लोग बोलते हैं बस उधम उधम देखना है, हमने उधम मचाओ, हम वही देखना चाहते हैं, लोग अट्रैक्ट उसी से होते हैं। लेकिन आपका हो गया, हमारा हो गया, हम लोग इतने बोरिंग होते हैं माशाल्लाह से कि वो हमें देख के लोग स्किप ही कर देते हैं। हम 14,000 हैं, जाके अगर उधम मचाते तो शायद 50,000 पे होते आज, लेकिन नहीं, खैर। तो किस तरह के, एहसन भाई, आप स्क्रिप्ट लिखना पसंद करते हैं? क्या आपका लाइक है कि मैं डिसेंट लिखना चाहता हूँ, मैं ऐसे कॉमेडियन लिखना चाहता हूँ, या रज्जो सलीम की स्टोरी पे डिपेंड करना चाहता हूँ? यार पहले ही बड़ी दुश्मनियां मारेंगे मुझे लोग, और दुश्मन हो जाएंगे, मैं हंस रहा हूँ। हाँ यार, स्क्रिप्ट वाली बात पे आने से पहले जरा सा मैं तुम्हारी पहली बात पे भी रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ। क्या कहते हैं, 14,000 सब्सक्राइबर, इस 14,000 में एक बात ये नोटिस करने वाली है कि पेंडेमिक झेला है हमने, ठीक है, और लड़का अकेला है ये, ठीक है, यस। बिल्कुल तने तनहा, ठीक है। और मैंने अपने मुंह पे चैनल नहीं बनाया, मैंने ब्रांड बनाया है, एक ना रावा को, एक अलग कंपनी की ब्रांडिंग रखी है मैंने। तो उस ब्रांडिंग को मेंटेन करना मेरे लिए बड़ा टफ था, पेंडेमिक झेलना मेरे लिए बड़ा टफ था। हम मैं तो हिल गया था, मैंने कहा यार ये जॉब तो गई, ये चैनल तो गया। ये जिस दिन कोरोना आया ना, ये जो लॉकडाउन वेडिंग है, लॉकडाउन वेडिंग मैंने लिखी थी जब पहला पहला हफ्ता था कोरोना का, और पाकिस्तान में वो न्यूज आई थी कि एक बंदा जो है ना अंदर गया है, हॉस्पिटल में गया है। पाकिस्तान में इस तरह हुआ था ना, पहले एक बंदे की न्यूज थी, बड़ी मजे की स्टोरी थी ना, कि पूरी कौम बोल रही थी वो एक बंदा अगर सही हो गया ना तो फिर ये वो वो बंदा कौन है आज तक किसी को नहीं पता, हाँ। ठीक है, लेकिन वो एक बंदा था कुछ। तो वो एक बंदा था, और वो पहला हफ्ता जब चल रहा था, और ट्यूसडे को याद है आपको, पीएसएल का सेमीफाइनल कैंसिल हुआ था, दोपहर को, रात को था। यस। तो उस हफ्ते में मैं बैठ के लिख रहा था ये लॉकडाउन वेडिंग, ठीक है। और फ्राइडे आई वेंट टू माय बॉस, मैंने कहा यार ये कुछ इतने हजार और लाख रुपए लग रहे हैं इस पे, तो ये जो है बनाते हैं ये शॉर्ट फिल्म। मैंने बड़ी मुश्किलों से वादा किया था कि देखिए अब आपने शॉर्ट फिल्म भी बनानी है साथ साथ, शॉर्ट स्टोरीज में, ये सिर्फ जो है ना इंटरव्यूज से काम नहीं चलेगा, चैनल नहीं चलेगा। हाँ। तो उन्होंने मुझे बोला ऐसे, यू आर गोइंग होम, एवरीबडी इज गोइंग होम, ऑफिस हो रहा है बंद, इन्वेस्टमेंट सारी रोक रही है, हमारी नहीं पूरी दुनिया की ये कंपनी अपनी सारी इन्वेस्टमेंट रोक रही, सब लोग काम बंद कर रहे हैं, ठीक है। तो आप जाएं घर, और आप सुकून से बैठे, और 1-2 महीने बाद देखेंगे क्या होता है इसका। तो वो मैं 2 महीने घर बैठा, मैंने ये इंटरव्यूज किए, और मैं दोबारा वो स्क्रिप्ट लेके पहुंच गया 2 महीने बाद। हाँ। तो मेरे बॉस भी बड़े मजे के आदमी है, तो उस वक्त भी इन्वेस्टमेंट तो नहीं खुली थी, लेकिन मैं उनके पीछे पड़ गया, क्या नहीं यार, आई वांट दिस डन, अदरवाइज मेरा चैनल डूब जाएगा, मेरे चैनल को मैं कुछ तो मैं डालूं यार। बाइबल। सिर्फ इंटरव्यूज भी क्योंकि रुक गए थे, वो वीडियो इंटरव्यूज भी हो रहे थे, और वो मजा नहीं आ रहा था वीडियो वीडियो कॉल के इंटरव्यूज, जो मेरे इन पर्सन इंटरव्यूज होते हैं उसके कंपैरिजन में वो बहुत हल्के हो रहे थे। तो और मेरा एजेंडा भी यही है रावा को लेके, कि हम शॉर्ट स्टोरीज और इंटरव्यूज साथ साथ चलाएंगे, कि कोई एक चीज नहीं चलाने वाला। तो वो वर्कआउट कर गया, और वो मुझे मिल गया। तो मुझे एक बात ये करनी थी, दूसरी ये कि जो आपने कहा ना कि हाँ हम बोरिंग हो जाते हैं, और हाँ अगर मैं करता वाइन्स वाइन्स बनाता, या मैं अगर इंटरव्यू में गेम शो करता और उल्टी सीधे हाँ करता, तो शायद सब्सक्राइबर थोड़े ज्यादा हो जाते। लेकिन हाँ नहीं यार, मैं नहीं, मुझे लोग कमेंट भी कर रहे हैं, जब जिस दिन मेरे पास टाइम होता है मैं जाके जवाब भी देता हूँ कमेंट का। असल में भी हंस रहे थे, मुझे कह रहे थे अबे तू जाके जवाब भी दे रहा है। तो मैं जाके लिखता हूँ कि यार वो अगर बच्चे फजूल चीजें देखते हैं तो वो बच्चे बड़े होकर मेरा कंटेंट देख ले, मैं नहीं चाहता वो देखें मेरा कंटेंट, अगर वो इतने बच्चे हैं कि उन्हें समझ भी नहीं आ रहा। हाँ। लेकिन मैं डम डाउन नहीं करूंगा यार, ये है। तो अब तो स्क्रिप्ट अब बता दें कि स्क्रिप्ट आप किस तरीके का लिखना चाहते हैं? यार हाँ हाँ, अभी ना पूरा फोकस है इस पर, शॉर्ट इंटरनेट पर है मेरा। ठीक है, वेब अभी सीरीज। मैं कहीं डाइग्रेस नहीं हो रहा, कोई
कोई कोशिश भी नहीं कर रहा कि कोई टीवी सीरियल लिख के कुछ पिच कर दूं या किसी फीचर फिल्म में कुछ करूं। हंसी खुशी कुछ हो गया किसी से, अगर बहुत अच्छा कुछ कनेक्शन बन गया तो, और मेरे और उनको मैं कुछ काम, मेरी कोई पार्टिसिपेशन अच्छी लगी स्क्रिप्ट में, हो गया तो हो गया। मैं अपना, मेरा जो फोकस है वो सारा शॉर्ट स्टोरीज पर है। और शॉर्ट स्टोरीज में ये है कि यार मुझे क्या पसंद है, हम्म, यार मेनली तो ड्रामा है मेरा जो बड़ा फोकस है। लेकिन उस ड्रामे को मैं ये नहीं कहूंगा कि वो मेलो ड्रामा है, उसमें बड़ा गेम है, डिपेंड करता है। ड्रामेडी मैं कहता हूँ, कॉमेडी जैसे होती है तो कॉमेडी तो इज आउटराइट सिर्फ जोक्स पर जोक चल रहा होता है ना। सिटकॉम हो जाते हैं कॉमेडी में, ज्यादा इस तरह के आते हैं, या कॉमेडी स्केचेस आते हैं, इंटरनेट स्केचेस आते हैं, जो तीली करता है, जो और चीजें करती है। मैं ड्रामेडी इसलिए कहता हूँ क्योंकि मुझे लगता है जैसे मैंने लॉकडाउन वेडिंग बनाई है ना, तो वो मेरे हिसाब से ड्रामेडी है। ड्रामा प्लस कॉमेडी है वो, ये नहीं है कि हाँ। तो उसकी जो ट्रीटमेंट है, जो उसका लिखने का स्टाइल है, वो ड्रामेडी है। जैसे पिक्चर्स था, तो पिक्चर्स एक ड्रामेडी के जॉनर में आता था, जो टीवीएफ का जो शो है। तो ड्रामेडी है, और एक खास स्टाइल ऑफ डायलॉग राइटिंग है जो मैं चाहता हूँ है ना कंट्रीब्यूट करना। अ, आपकी आवाज नहीं आ रही मेरी खास तो। डायलॉग डिलीवरी की जो आप बात कर रहे हैं, तो वो कौन सी डायलॉग डिलीवरी की आप बात कर रहे हैं? एग्जाम्पल दें कोई एक आध। या डिलीवरी नहीं, राइटिंग मतलब। डायलॉग राइटिंग की भी एग्जाम्पल दें। मतलब हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो डायलॉग राइटिंग स्टाइल है ना, हम्म, वो उससे जो, उसके मुकाबले में जो मेरा जहन है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है भाई। अगर आप लॉकडाउन वेडिंग का डायलॉग सुनेंगे हाँ, तो आपको, आप सोच भी नहीं सकते कि किसी और पाकिस्तानी ड्रामे में आप ये देख लें कि एक लड़का 4 मिनट तक जो है नाई के पास तैयार होते हुए अपना हाँ, मोनोलॉग बोल रहा है। आप इमेजिन कर ही नहीं सकते, मैं मान ही नहीं सकता, आप कहीं दिखा दें मुझे। ठीक है, और मोनोलॉग भी क्या बोल रहा है हम, जिस तरह की जो पॉजेज हैं, जिस तरह की जो बातें हैं हाँ, कि यू नो, इधर इस बाप के आगे हम जलील, भाई के आगे हम जलील, भी बच्चों के आगे हम जलील, ठीक है, अकेले शॉपिंग करने जाएं तो हम जलील। अब ये अकेले शॉपिंग करने जाए ना, इसमें पूरी एक स्किट आती है कि मर्द अकेला शॉपिंग करने जाए तो होता क्या है। ये बड़ी, तो ये जो जोक्स है, मुझे नहीं लगता कि ये पाकिस्तान में और कहीं हो रहा है। तो create- तो मैं ये चाहता हूँ इस तरह की जो वो प्लस बहुत कैजुअल है। अब एहसन और सना का अगला एपिसोड मैंने लिखा है, और हेलोवीन पार्टी में है वो, इस तरह मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूँ। तो उनके जो कम्युनिकेशन है, बाप के साथ जिस तरह के उसका सीन था, अगर आप बात करें, वो उससे कहता है कि अम्मी घर पर हैं, तो वो कहते हैं नहीं, तो कहता है आप कहाँ हो, मतलब मैं घर पर, तो आपको ये नहीं पता कि अम्मी घर पर है कि नहीं, तो नहीं। ठीक है। वो कहता है अम्मी को फोन दो यार, ठीक है। और वो आवाज लगाते हैं तो कट लगता है, माँ बराबर में बैठी हुई है। अब ये वाली जो डायलॉग और एंगेजमेंट है, ये जो कम्युनिकेशन का तरीका है, ये मैं चाहता हूँ जो है ना, इसको नॉर्मलाइज करना चाहता हूँ, इसको कमर्शियल करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ ये फैले, सिर्फ मेरे थ्रू नहीं, ये एक स्टाइल बने, लोग समझें कि अरे यार ये सिर्फ इतनी सिंपल, क्योंकि एक वो स्टाइल है ना नादानिया वाला, वो फंसा हुआ है, नादानी और बुलबुले फंसा हुआ है हमारे पास यार। हाँ, एक नादानी और बुलबुले का स्टाइल है कि तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, खाना खा रहे हो, लो तो मैं तो पानी पिया था, पानी क्यों नहीं पिया था, अच्छा कुछ, अबे तुम क्या कर रहे हो, मैं कुछ भी तो नहीं कर, एक ये है। ठीक है, वो ये नादानी और बुलबुले ये सब एक ही जॉनरा है, वो थोड़ा बहुत उनमें मोमो शोमो आ जाती है, लेकिन है वो एक ही गेम, यही है। एक हमारा टीवी सीरियल का स्टाइल है जो कि सीरियस बात है ना, कि तुमने मेरे वजूद को हिला दिया। मैं, मेरी समझ में नहीं है ये वाली जो जुमले हैं, वो शादी, तलाक, बच्चा, प्रेगनेंसी, जब से ये हमारे घर में आई है, इस घर का पूरा निजाम बदल दिया है, पता नहीं क्या समझती है, ये वाले लाइन। ठीक है, ये सीरियस बातें होती है जिनमें हर जुमला जो है ना बड़ा काम का होता है, वो हर बंदा बड़ी काम की बातें कर रहा होता है। ठीक है, तो ठीक। एक ये वाला है जो काफी बुकिश सा है। ठीक है, तीसरी हमारी फिल्म की एक लैंग्वेज है, जो कि जिसके लिए मैं, मेरे मुंह में बार बार एक लफ्ज आ रहा है, मैं वो लफ्ज बोल नहीं सकता, मैं उसको लफ्ज को डम डाउन करूं तो क्या है, जो बहुत, चलो ये कह लेते हैं फिल्मी है, तो बहुत ज्यादा फिल्मी है। ठीक है ना, जिसमें मिसाल के तौर पे, लेट्स टॉक अबाउट गुड फिल्म, जो कि मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, आई रियली एडमायर लॉट्स ऑफ पाकिस्तानी फिल्म जिनमें बड़ा गेम है यार,
एडमायर करने के लिए। नबील कुरैशी का काम, नदीम बेग साहब का काम, बहुत गेम है, ठीक है, शोएब मंसूर, एहसन नदीम का काम, तो वो फुल फिल्मी है वो। शोएब मंसूर को के अलावा बाकी सारे फुल फिल्मी है ना। तीफा इन ट्रबल में तीफा मुस्तकिल जुमले पे जुमले ही मार रहा है ना, पूरा आप यू आर प्लेइंग इट टू द गैलरी, आप ऑडियंस को ही दे रहे हैं सारे गेम, ठीक है। और सेम गोस फॉर बाकी जितनी भी बड़ी बड़ी फिल्म है, सारी खतरनाक फिल्मी फिल्म है। तो कैजुअल डायलॉग्स का एक्सचेंज नहीं हो रहा जैसे डेली वेली में होता है, या जैसे किसी जमाने में सब सेट में होता था, या किसी, या और इस तरह की वेस्टर्न फिल्म्स है, इंटरनेशनल फिल्म्स है, जहाँ होता है कि दो लोग बैठे हुए बस कैजुअली बात कर रहे हैं, जैसे साइनफेल्ड में होता था। तो मुझे ये है कि ये जो चौथा है कैजुअल, हाँ, तो इस लेगेसी को, जो कि एक जमाने में असर भाई ने और मानी भाई ने शुरू किया है, और अब वो दोबारा आ रहे हैं दोनों, देखते हैं कि क्या सीन बनता है उनका भी। तो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर बोथ ऑफ देम, और उन दोनों का बड़ा, मुझे लगता है 2021 दोनों जो है ना, अपने ये जो कैजुअलनेस चली गई थी ना हमारे पास से, वो दोबारा वापस आने वाली। तो इंशाल्लाह। मैं इस कैजुअल उसका ना लॉट का पार्ट बनना भी चाहता हूँ, और मुझे आता भी यही है, मुझे और कुछ आता भी नहीं है। हाँ, मुझे जहाँ तक मुझे लगता है। आपके पास काम आने वाला है। अच्छा, एहसन भाई, एक काम है, माहिरा और आप में एक चीज कॉमन मुझे दिख गई है अभी अभी। ओ, माहिरा बोल गया, मैं मथीरा में। मायरा, मतीरा और मुझे अल्लाह आपको भी शक हुआ? नहीं, माहिरा नहीं होगी, कोई और ही होगी भाई, कोई ऐसा नहीं हो सकता इतनी अच्छी से ना मिलाओ। मथीरा और आप में एक है। मथीरा हर चीज में और कहती है, और आप एहसन और इंस्टा एहसन और सना। ये क्या है? आपने उससे एफिलिएशन ली है या आप उससे इंस्पायर है उसके और से? यार ये मैं बताता हूँ, नहीं नहीं अल्लाह ना करे यार, अबे यार ये क्या करे यार, अब तुमने बोल दिया, अब लोग मिला लेंगे। आई होप लोग ना ना जाए इस तरफ, वापस आ जाए, अगर कोई सुनेगा ये वापस जाए। इसका मैं बता दूं ओरिजिनल फिलोसफी क्या है। इसका आइडिया ये है कि मैं जो है इंस्टाग्राम का अकाउंट, इंस्टाग्राम के बारे में मुझे पता ही नहीं था, ठीक है। आई वॉज ऑब्लिवियस, ब्लाइंड टू इट। लोग राइट। बताते थे, और हम अपनी फिल्म की प्रमोशन कर रहे होते थे, और मेरा सोशल मीडिया का बंदा मुझे इंस्टाग्राम दिखाता था कि इंस्टाग्राम पे इतने लाइक्स हैं फिल्म के, मैंने हाँ, आई डोंट केयर, मुझे पता ही नहीं था ये क्या। तो मुझे जो वो है, तुमने वो देखी है मेरी जो अरे और तीली का मर्ज हुआ था, इंडिया पाकिस्तान वाली जो शॉर्ट स्टोरी थी, वो देखने का इत्तेफाक हुआ था। हाँ जी। तो वो उसमें उसमें वो जो तिवारी जी भी हैं जिसमें। तिवारी, तिवारी नहीं नहीं नहीं, नहीं, वो एक पता नहीं यार तिवारी। पता नहीं उनका रियल नाम क्या है, वो उसके अंदर होंगे, ठीक है। हाँ जी, बताएं उस तो बारे तो उस फिल्म में जो मेरी इंडियन गो एक्टर थी, उनका इंडिया का पार्ट वहां शूट हुआ था, यहाँ मेरा पार्ट कराची। तो उनसे मेरी दोस्ती हुई, और शी स्टार्टेड बगिंग मी कि यार तुम इंस्टाग्राम पे क्यों नहीं हो, तुम एक्टर हो तो तुम इंस्टाग्राम पे होना चाहिए, दिस में। इज रॉन्ग, यू आर इडियट। तो वो शी केप्ट पुशिंग मी, और बड़ी मेरी अच्छी दोस्ती हो गई, बड़ा मजा आया, और मैं नखरे करता रहा, वो बार बार बोलती नहीं। तो एक दिन मुझे हिम्मत आई, और मैंने इंस्टाग्राम का अकाउंट मैंने बनाने की कोशिश की। तो मुझे ये हो रहा था कि यार एहसन और इंस्टाग्राम, वो मुझे ये फीलिंग आ रही थी अच्छा, ये वो वाली कि फीलिंग। यार, हाँ ये होते ऐसे, वो नहीं होते ये मूर और मसूर की दाल, हाँ। ठीक है। तो मैंने उस, तो ये मैं थोड़ा, ये मुझे बहुत ज्यादा फील आ रही थी, और मैं उस जमाने में मैंने एक आध वीडियो की थी ये वाली, इस नाम से मून और शानी की थी, एहसन और 2019 करके कुछ एक वीडियो की थी। तो मुझे इसमें भी बहुत हो रहा था कि भाई एहसन और तुम्हारी शक्ल है इंस्टाग्राम पे आने वाली, तुम्हारी हरकतें हैं, तुम क्या समझते क्या खुद को। इस बिकॉज और सुरभि, हाँ, इस और में तो आईटी का फैक्टर है। हाँ हाँ, क्योंकि सुरभि जो मुझे जिसने आइडिया दिया था ये करने का, तो शी इज वेरी एक्टिव। वो बहुत जबरदस्त डांसर है, वो डेली डांस की वीडियोस डाल रही होती है, एक्टिंग की वीडियोस डाल रही होती है। तो उसका इंस्टाग्राम बनाना बनता है, ठीक है ना। उसका इंस्टाग्राम का हैंडल है सुरभि और तालभी। सिंगर बड़ी अच्छी है, गाना गा रही होती है। मैंने कहा यार मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूँ इंस्टाग्राम पे, मैं पिक्चर्स के लिए, वीडियोस के लिए मशहूर है, तो मुझे वो उस पे मैंने बनाया था कि एहसन और इंस्टा। तो हाँ, यहाँ मैं ग्राम नहीं लिखा, मैंने इंस्टा पे रुक गया, मैंने कहा ये थोड़ा कूल लगता है। तो ये हमारा चक्कर है यार, सब, मतीरा वाला चक्कर नहीं उनका सुर और ताल भी है, हमारा सब झूले लाल ही है। कि कभी लाल दिया, कभी नहीं डाल दिया, जब मूड में है तो डाल दिया झूले लाल, वरना कान लाल। अच्छा, ये बताएं कि कॉलेज जीन्स आपने देखा होगा, क्योंकि सब सेट है कि सब बात करते हैं, लेकिन एक मास्टरपीस गुजरा है लाहौर की आर्ट गैलरी के अंदर, कॉलेज जीन्स, जो कि मैंने वाहिद शायद देखा होगा, किसी ने बात नहीं की आज तक उस बारे में। उसमें तारिक अबड़ू भी था, उसमें फैसल कुरैशी यूफन वाले वो भी थे। यार, उस मास्टरपीस को हम क्यों भूल जाते हैं? फिर उसके बाद कैजुअल की आप भी बात करते हैं असद भाई। शिकायत ये है कि कभी मुहिब मिर्जा की आपने बात नहीं की। आग टीवी पे जो अम्मे दही लेने जा रहा हूँ, वो जो कैजुअल लेके आया था, अबे माठे,
मतलब वो जो वहीब मिर्जा कैजुअल लेके आया, वहां से फैसल कुरैशी कॉलेज जीन्स में लेके आया, इसके बारे में आपका क्या कहना है? यार ग्रेट ग्रेट पीपल दोनों देखे हैं मैंने। कॉलेज जीन्स मैंने उस तरह नहीं देखा जिस तरह मैंने सबसेटे देखा। मतलब सबसेटे मैंने ऐसे देखा है कि हर साल रमजान में मैं लगा लेता हूँ। हर साल तकरीबन हर से 1 साल बाद रमजान में जब वो होता है ना टाइम, एकदम लाइफ रुक जाती है, तो मेरा नॉस्टैल्जिया कनेक्शन है सबसेटे के साथ, तो मैं चला जाता हूँ। तो मैंने उस तरह नहीं देखा कि मैं बार बार लगा हुआ हूँ, हर साल बाद रिवाइज कर रहा हूँ कॉलेज जीन्स। कॉलेज जीन्स मैंने कुछ लिमिटेड एपिसोड देखे तरीके से, मजे के, एंड आई रियली लव्ड इट एवरी बिट ऑफ इट। बहुत मजे का था। मुझे उसका वो डीवीडी वाला एपिसोड बड़ा एक मेमोरेबल लगता है, जिसमें वो अली जफर और 2-3 और लोग हैं जो प्लान करते हैं कि हम फलाना दिन जो है वो रैम्बो की पता नहीं कौन सी फिल्म है वो कहते हैं हम देखेंगे, तो वो वीसीआर रेंट करने जाते हैं। तो अब ये ज़ाहिर है ये लाइव है, ये रिकॉर्डेड होता, तो मैं तुमसे कहता कि वो डालना एपिसोड, तो वो बहुत बड़ा फेमस एपिसोड था। वो वीसीआर रेंट करते हैं और बड़ा गेम हो जाता है, वो रेंट में पंगे आ रहे होते हैं। और अ, तो बहुत बहुत बड़ी चीज है यार कॉलेज चीज भी वो। हाँ, बहुत बड़ी चीज है ये जो मुहिब मिर्जा का तुमने कहा। वो इशरत बाजी, इशरत मेरा बाजी ख्याल है उमर उमर नाम है उनके डायरेक्टर का। उन्होंने किया था ये। तो बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब जो आया वो बोल दिया, वही मिर्जा प्योर वही था, जो रियल में है वो वही है। हाँ तो हाँ हाँ यार, ग्रेट ग्रेट शो, आई लव्ड इट। वो बिल्कुल इसी इसी कड़ी का हिस्सा है ये दोनों शो भी, इसी कैजुअलनेस का हिस्सा है। और इट्स अ शेम कि ये अब नहीं है, अब उस तरह नहीं मौजूद। और मोहिब भाई भी सीरियस ड्रामे ही कर रहे हैं, जो कि कोई बुराई नहीं है, हम मैं भी करूंगा तरीके का मिलेगा तो। हाँ, लेकिन लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं हो रहा, इसका तो अफसोस है। और हाँ बिल्कुल बिल्कुल ये भी उसी चीज का हिस्सा है। आई लव देम बोथ। एहसन भाई ये भी बताएं कि आपने अपनी सारी जिंदगी वेब चैनल और ये सोशल मीडिया पे डाल दी है, वक्फ कर दी है तेरे नाम। अब आप कि ये जब कल्चर, बैनिंग कल्चर जो है, कितने लगाएगा, मतलब कितना आपको घाटे में लेके जाएगा कि बैनिंग कल्चर आ जाता है पाकिस्तान में? टिकटॉक बैन, टिकटॉक इज अ मैसिव प्लेटफॉर्म बैन, यूट्यूब एक जमाने में बैन, अभी भी चल रहे हैं प्रॉब्लम, अभी फेसबुक बैन हो जाएगी क्योंकि फ्रेंच का मामला चल रहा है। मार्क जिंगरबर्गर, जकरू भाई हमारे फ्रेंच ही हैं, तो वो मामला कर सकते हैं। तो ये बैनिंग कल्चर के लिहाज से आपने अपना विजन क्या देखा कि सोशल मीडिया में अपना प्रोफेशन बनाने चले? यार ये मार्क जकरबर्ग वाली बात ठीक है क्या? कोई गेम है चल रहा है क्या? बात मुझे नहीं पता। वो अचानक से कुछ भी हो सकता है कि भाई वहां के बंदे हो, क्योंकि इमरान खान ने पर्सनली बर्गर ही निकलता है, तो को मेल किया है, मैसेज किया है कि ये चीजें नामूस रिसालत की फेसबुक से हटाओ, और वो अभी तक नहीं हटी। अब वो कल नोटिस जारी कर दे हुकूमत पाकिस्तान, फेसबुक बैन, लाखों के जो आपके पोस्ट हैं बैन, क्या कर लेंगे हम? मीडिया पे हम्म। बैनिंग कल्चर के बारे में आपका अगर कोई है नजरिया तो वो बता दें, वरना हम आपसे फेमिनिस्ट का नजरिया पूछ लेंगे। किसका नजरिया पूछ लेंगे? फेमिनिज्म के बारे में आप क्या जानते हैं, ये पूछ लेंगे। यार मैं तो आई एम रेडी टू टॉक अबाउट एवरीथिंग। मजा आ रहा है मुझे। बैनिंग कल्चर, अच्छी बात है, क्योंकि मैं अभी जो मेरा आज दानिश भाई का इंटरव्यू जो आज रात को रिलीज है, उसमें भी मैंने ये टॉपिक रिलीज क्या किया है, डिस्कस किया दानिश भाई के साथ, दानिश नवाज के साथ, और मानी भाई के साथ भी हुआ ये टॉपिक। और कल भी जो हमारे इंटरव्यू उनमें मैं करने वाला हूँ, मैं तो इसको निचोड़ूंगा। तो अच्छी बात है, मैं भी क्योंकि उनके साथ तो वही बातें कर रहे हैं, यहाँ मैं थोड़ा अपना ओपिनियन शेयर कर पाऊंगा। मुझे क्या लगता है इस कल्चर के बारे में यार, दो बात है। एक तो ये कि अभी तक क्या चीज पाकिस्तान में क्या बैन हुई है? टिकटॉक हुआ था, खुल गया, पबजी हो के खुल गया। पबजी, यूट्यूब भी हुआ था ना एक जमाने में, हाँ अभी हाँ, वो तो साला लंबा ही केस था वो। हाँ लंबा केस था, वो भी इसी इसी की कड़ी थी जो आजकल फेसबुक पर फ्रेंच में चल रहा है, इसी की कड़ी थी, उस जमाने में हुई थी और ये अब हुई है। तो अब कौन सा प्लेटफॉर्म बैन होने जा रहा है कुछ नहीं पता। तो ये यार, अनसर्टेनिटी जो है ना। एक तो मेरा अंदर जो बिजनेस का चाराने का सेंस है, वो मुझे बताता है कि किसी भी हालत में यूट्यूब मुझे नहीं नजर आता बैन होता, किसी भी हालत में। डॉलर्स आ रहे हैं, जरे मुबादला। हाँ, मुझे दूर दूर तक नजर ही नहीं आता। अगर आप धंधे को रख के सोचे ना, वो जब जिस जमाने में बैन हुआ था ना, उस वक्त एक तो मैं वक्त बहुत बोलने लगा हूँ, उस वक्त पाकिस्तानी मार्केट को, पाकिस्तानी हुकूमत को उस धंधे का पता नहीं था, हम्म, और हम उसने एक्सपीरियंस ही नहीं किया था। तो जब एक चीज का पता ही नहीं होता कि यार इसमें तो वो और वो कुछ गेम भी थे पीछे नवाज शरीफ वगैरह के भी,
तो वो जिससे पहले कि पता लगता कि यार ये कितना बड़ा धंधा है, उन्होंने वो धंधा बंद कर दिया। तो 5-6 साल बाद पता लगा, अबे भाई हम दुनिया से पीछे रह गए। तो मुझे लगता है कि अब ये तो एक तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये बंद हो, मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी, सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरा ये कि जो हमारे यहाँ चीज़ें बैन हुई हैं, गाला बिस्कुट के ऐड बैन हुए हैं, चुड़ैल बैन हुआ 4-5 दिन के लिए खुल गया। अ, फ़ज़ूल फ़ज़ूल चीज़ें, आई डोंट केयर कि वो बिस्कुट के ऐड में वही दानिश भाई ने भी कहा कि ना उसमें बैन करने जैसा कुछ था, ना उसमें ऐसा कुछ था कि बनाया ही क्यों? तो ना उसमें बनाने जैसा कुछ था, तो नॉट इम्पोर्टेंट। चुड़ैल, आई रियली रिस्पेक्ट आसिम अब्बासीज़ क्या कहते हैं, फ़िल्म मेकिंग स्किल्स, ग्रेट डायरेक्टर, यंग एंड ग्रेट। मगर मैं बाकायदा इख्तिलाफ़ करता हूँ कि उन्होंने जिस तरह की लैंग्वेज रखी उस शो में, मैं बाकायदा खिलाफ करता हूँ कि मुझे नहीं समझ में आती। क्योंकि क्योंकि देखें, थोड़ी-सी डायलॉग ना मेरा भी एक्सप्लिसिट होता है, जो मेरी आगे वीडियोज़ आएँगी, और आप अगर थोड़ा बहुत मुझे आगे-पीछे सर्च कर लेंगे दूसरे किसी का चैनल पे, तो मेरा डायलॉग भी एक्सप्लिसिट होता है। मेरा एक बड़ा जोक है जिसपे मैं बड़ा प्राउड लेता हूँ कि एक वीडियो मैंने लिखी थी, तो उसमें मैंने इसमें ये जोक था कि भाई भाई को मना रहे, तो वो कहता है दूसरे भाई से कि अबे यार तू 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 क्या नौशीन आपा की उससे बात से नाराज़ हो गया है क्या? अरे छोड़ना यार, बुरा क्यों मान रहा है? हर फैमिली में एक ऐसी औरत होती है जो जो अपनी ठंडी सेक्स लाइफ की कमी ना दूसरों को चिढ़ा के उनकी आग लगा के निकालती है। तो ये इतना एक्सप्लिसिट मेरा अपना भी डायलॉग होता है, लेकिन एक्सप्लिसिट डायलॉग होने में और मुंह पर फेंक के मारने में, ये ना, जो जो उनका क्लिप वायरल हुआ था हाँ विदाउट, और फिर उसके ऊपर ये भी है कि आप कॉमेडी कर रहे हैं और ड्रामा कर रहे हैं ना, तो हल्का फुल्का एक्सप्लिसिट चल जाती है बात। अब तो आप वुमेन एम्पावरमेंट की बातें कर रहे हैं, आप इतना बोल रहे हैं, मेरा शो जो है वो फेमिनिज्म को आगे लेके जा रहा है, औरतों की हक की बात कर रहा है, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो फिर जरा कायदे में रह के करें। या हाँ तो फिर अगर हमारी हमारी तरह हल्की फुल्की मस्तियां कर रहे हैं, तो फिर और तब भी हद में रहना पड़ता है, ठीक है। तो मुझे ये लगता है कि वो दोनों तरफ से बुरा था। हाँ जी। तो ये मेरे देश का बिस्किट गाला जो चीज़ है एहसन भाई, ये तो मुझे कल पता चला जब फ्रांसीसी मसनूआत पे बैन लगा, तो उसमें तो पता चला ये तो फ्रेंच बिस्किट है। तो ये हमारे विदेश का बिस्किट गाला कहाँ से ले लेके हमने इतना रोला डाला हुआ था और बैन कर दिया मैं भी शयाद को। एक्चुअली तो ये हमारी कंपनी नहीं है, हमारे देश का बिस्किट नहीं है। हमारे देश के तो बिस्कुट होते हैं और वो तो बेकरी की दुकानों पे होते हैं। ये तो हमारा था ही नहीं। तो इसके अलावा चलें आपने बात की है जहाँ उसके अंदर उस क्लिप के अंदर उसने मतलब प्रीच किया इस बात को कि ये काम करोगी तो ही आगे जाओगी, इसकी कसम कि मैं ये काम किया तो इसकी कसम तुम आगे नहीं जा सकती। तो इतना दिखाया। आजकल के ड्रामे, एक ड्रामा है जिसके अंदर दिखाया है बहन ने अपनी बहन का मतलब वो प्रेग्नेंट थी, उसका तलाक दिलवा के खुद उस शौहर से शादी कर ली। एक जगह दिखाया कि तुम तलाक ले लो क्योंकि लड़की अकेली रह सकती है। एक में दिखाया शौहर को चमाट मार दी और एक में दिखाया एक बहन ने अपने दोनों भाइयों को तलाक दिलवाई, अपने शौहर की दूसरी शादी करवाई, अपनी सास को कत्ल किया। मतलब ये इतना ये क्या चल रहा है? मतलब ये फेमिनिज़्म नहीं चल रहा, मुझे फेमिनिज़्म ही नहीं लग रहा है ये। ये कोई अगली नस्ल की लड़कियों की ब्रेन वॉशिंग लग रही है, कि घर ही ना बस सकें, सेपरेट फैमिली सिस्टम, नो कंबाइन अदरवाइज़ तुमने जाके ये करना है। इसके बारे में क्या कहना है आपका? यार असल में ना इतने हम बेवकूफ हैं, इतने हम स्वीट है कि देखें, ड्रामे का मकसद है रेटिंग, टीआरपी, टीआरपी ठीक है? और फ़िल्म का मतलब है टिकट, ठीक हाँ, है? पिक्चर तो है। ड्रामे वाला ऐसी चीज़ बनाएगा जो आपको इतनी आग लगाए, वो आपको इतना एंगेज कर दे कि आप उस ड्रामे का हर एपिसोड देखें, एग्ज़ैक्टली। आप निकल ना पाएँ उसमें, तो उसमें वो हर हद तक जाएगा। जो चैनल्स हैं, जो उसपे करोड़ों रुपए लगा रहे हैं, एक-एक ड्रामा करोड़ों का बन रहा है, तो जो उसपे करोड़ों रुपए लगा रहे हैं, वो हर हद पार कर देंगे इस कोशिश में कि वो कोई लड़की या और आंटी जो देख रही है, मेन टारगेट ऑडियंस है, वो छोड़ ना पाए उसे, हाँ, ठीक है? उसमें वो जो लिखने वाला है, जो डायरेक्टर है, जो एक्टर, मैं कहता हूँ हम सब इस हमाम में हम सभी नंगे, इसमें हम सारी हदें पार कर देंगे, ठीक है ना? सिर्फ़ आपकी एंगेजमेंट के लिए। मैंने तो मेरा कोई ऐसा कंट्रीब्यूशन नहीं है, मैं फिर भी मैं साला खुद को जो है ना काउंट कर रहा हूँ। हालाँकि मेरा कुछ लेना-देना नहीं है उस तरह से ड्रामा इंडस्ट्री से। लेकिन मैं खुद को भी काउंट करके कहता हूँ कि हम सारी हदें पार कर देंगे सिर्फ़ आपकी एंगेजमेंट के लिए। बावजूद इसके कि वो डायरेक्टर खुद जो है ना, इस बात पे यकीन नहीं भी रखता हो बिल्कुल। कि ये जो मैं दिखा रहा हूँ ना, ये आई डोंट, मैं अपने घर की औरत को ऐसे नहीं,
करने दूंगा। लेकिन वो जो देख रही है ना, वो इतनी बेवकूफ और मासूम होती चली जा रही है, पता नहीं क्यों बनता नहीं है। या मुझे लगता है शायद उनको बहाना मिल गया है, तो वो उससे इंस्पायर हो रही हैं और चीजें शायद नजर भी आ रही हैं कि हाँ इन्फ्लुएंस होते रहे। तो उसमें चक्कर ये है कि भाई वो अपनी रेटिंग्स के लिए कर रहे हैं और वो ये करते रहेंगे, उनको आप नहीं सुधार सकते। हाँ जी। सुधारना जिसको है वो आप अपने आप को बोल सकते हैं कि व्हाई द हेल आर वी सो मासूम। हमारी आंटियां और लड़कियां इतनी मासूम क्यों हो गई हैं कि वो एक चीज जो देख रही है, एक इकोनॉमिक इकोसिस्टम है ना ये, ड्रामा प्रोडक्शन, फिल्म प्रोडक्शन, तो एक इकोसिस्टम को आप से मॉरल वैल्यूज क्यों ले रही हैं भाई? आप उससे एंटरटेनमेंट लें, चिल करें। तो ये बड़ी ये है। इकोसिस्टम से मॉरल वैल्यूज का लेना जबरदस्त, बहुत खूबसूरत बात किया सर भाई। ये बताएं कि जब आप कहते हैं कि एक ड्रामा राइटर ये लिख देता है, लेकिन ये डायरेक्टर डायरेक्शन दे देता है, लेकिन वो उसके घर में वो 2 टके की नहीं होती, उसके घर में वो 100 टके की होती है, लेकिन वो दूसरे को दिखाता है 2 टके की, उस बिलीव नहीं रखता। तो बेस्ट ड्रामा राइटर कौन है आपके नजदीक? बेस्ट पाकिस्तानी ड्रामा राइटर, यार इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है। इस सवाल के जवाब मेरे जैसे बंदे को देना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत बहुत ज्यादा ड्रामे बन रहे हैं, बहुत ज्यादा, और उसमें कुछ बहुत कमाल के बन रहे हैं। हम्म, ठीक है। 3 टॉप अ, बताते हैं, जरूरी नहीं है एक बताएं, इतना इतने पावरफुल हमारी फील्ड है, ड्रामा तो हमारा स्टार प्लस से कहीं आगे है, तो 3 बता सकते हैं हम। अभी के या पुराने? आप ओवरऑल 90s से बता दें, इससे पीछे नहीं यार जाए। अनकही, वो 80s का है। अनकही भी, अनकही तन्हाइयां, तन्हाइयां। अनकही तन्हाइयां एंड आंगन टेढ़ा, माय ऑल टाइम फेवरेट्स। आई कांट मूव बियॉन्ड व्हाट्स योर दैट। रिमार्क धुआं? दो मैंने देखा नहीं है यार। ओए 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 ओए। हम्म, एंड व्हाट्स योर गालियां खाऊंगा मैं, हाँ, मगर देखूंगा। रिमार्क्स ऑन एनक वाला जिन? एनक वाला बच्चों के लिए लिखा था, देखिए उस वक्त हमारी सारी मैंने, यार सेग्रीगेशन एनक वाला जिन इज अ पॉप कल्चर फिनोमेना। वी कैन नेवर मूव फॉरवर्ड फ्रॉम इट। क्या बोलेंगे अंग्रेजी में इसको? वी कैन नेवर मूव, हम कुछ भी बना लें, वैसे तो हमने आज तक बनाया ही नहीं। हाँ वही। मजे की बात है ये मजे की बात है कि हम तो इतने इंस्पायर्ड है उस शो से कि हमने तहिया कर लिया, इसके बाद दोबारा नहीं बनाएंगे। नहीं बनाना है, ऐसा नहीं उन्हीं करना। उन्हीं उन्हीं वो एक्टर्स बेचारे जो है सारे जॉबलेस हो रहे थे, सिर्फ उनको आप रोजी रोटी देने के लिए ही आप दोबारा बना लेते, तो आज की टेक्नोलॉजी में कुछ अच्छा ही बन जाता है यार। वही है। अभी तक दोबारा नहीं बनाया आपने, तो इट्स अ पॉप कल्चर फिनोमेना, बट इट्स रियली सैड ये दोबारा नहीं बना। और वो लेगेसी भी इशरत बाजी और सबसेटे और बाकी लेगेसीज की तरह बस एक ही बार होके रुक गई, दोबारा हुई नहीं। अब आखिरी सेगमेंट ये है, इसमें बस मैं 4-5 आपसे पूछूंगा, आपकी आपकी प्रेफरेंसेस के, आपके लिए बेस्ट एक्टर कौन है? आप किसको समझते हैं कि ही इज द बेस्ट एक्टर फ्रॉम 90s टिल 2020? इससे पीछे नहीं जाना, वहीद मुराद नहीं पाकिस्तान में जाना। पाकिस्तान में। यस। यार ये अच्छा है, तुम मुझे अच्छा मशवरा दे रहे हो, इससे पीछे जाने का मना करना चाहिए, यू आर राइट। हाँ, बिकॉज वो फिर इरेलेवेंट हो जाता है हमारी ऑडियंस के लिए। हाँ। कंट्रोवर्सी पैदा नहीं होनी, मसाला कुछ लगना नहीं, बस उनके नाम दे दे के जान छुड़ानी अपने पे से। ये क्या बात हो गई यार? हाँ, गुड पॉइंट। सलीम नासिर। अ, अभी भी आप ऐसे नाम ले रहे हैं, अभी भी आप वो कुरेद रहे हैं बंदों को जिसका आम आवाम आम जनता पार्टी को पता भी नहीं है। सलीम नासिर नहीं का नहीं मैं नहीं नहीं मेरे पास करंट लॉर्ड में भी ऐसा नहीं है। देयर आर कपल आई रियली लाइक, मैं कुछ पाकिस्तानी एक्टर्स हैं मुझे बहुत आप पसंद है। टॉप 3 लेकिन बता लेकिन मुझे वो पहला नाम में सलीम नासिर के ना लूं तो मुझे दुख होगा। रहे सलीम नासिर, मोइन अख्तर। उसके अलावा अब बात करें तो हैं। एक लाख। आई रियली लाइक हुमायूं सईद, बाय द वे। मैं भी आई यही लव बात। हुमायूं सईद सही है। इन टोटलिटी एज अ प्रोड्यूसर, सही एज है। एन एक्टर। आई लव्ड हिज परफॉर्मेंस इन पंजाब नहीं जाऊंगी। आई लव्ड हिज परफॉर्मेंस इन मेरे पास तुम हो। मैंने वो ड्रामा हर एपिसोड तो देखा ही है, मेरे पास तुम हो मैंने पूरा फॉलो किया। और यहाँ तक कि मैंने उसको सिनेमा में जाके देखा, मैंने उसका जो लास्ट शो है। एपिसोड सैनवा में आनी हाँ थी। मैं, हाँ क्या क्या? जो लास्ट एपिसोड सैनवा में आनी थी, सबने हाँ जाके। हाँ, मैं सिनेमा में जाके देखा है, और मैंने रात 11 बजे का मुझे टिकट मिला था, तो मैंने इंटरनेट बंद कर दिया अपना 8 बजे, क्योंकि वो ऑन एयर चला गया था 8-9 बजे ड्रामा। तो मैंने इंटरनेट बंद कर दिया, सब बंद कर दिया, कान बंद कर दिया, लोगों से नहीं मिला। अम्मी को मैंने ताला लगा दिया, क्योंकि मैं अम्मी को लेके जा रहा था। अम्मी को मैंने बोला खबरदार आपने टीवी खोला, उनका मैंने टीवी का वायर वायर बंद कर दिया। तो मैं आई वाज रियली एक्साइटेड फॉर दैट ड्रामा।
और मैं मम्मी को लेके गया हूँ, हमने 11 बजे वो शो देखा है, माँ बेटी ने और बेटे ने, और हमें बड़ा सुकून मिला है। तो आई रियली लव हुमायूं सईद। हुमायूं सईद के अलावा अगर एक नाम और ले लें तो अभी इफ आई कैन थिंक ऑफ अ प्रॉब्लम, फहद मुस्तफा इज आल्सो यार ग्रेट 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 एक्टर, आई लाइक हिम। वो तो है बंदा, वो है बंदा। अच्छा खैर उसको ज्यादा नहीं सोच सकते हम, मैं नहीं सोच सकता पर्सनली, प्रॉब्लम्स होती हैं। बेस्ट स्टैंड अप कॉमेडियन कौन होगा आपका? पाकिस्तान में स्टैंड अप कहा है मैंने, मैंने वो नहीं कहा उमर शरीफ और हुमायूं और मोइन अख्तर साहब की फील्ड नहीं बोली मैंने, स्टैंड अप कॉमेडी डाली है। कॉमेडियन में तो बोलते हुए टक करके हर एक के दिमाग में एक तरफ चल रहा है हुमायूं ओ मोइन अख्तर, एक तरफ उमर शरीफ चल रहा है, गेम ओवर। नहीं, स्टैंड अप कॉमेडियन बताएं। अच्छा उमर शरीफ स्टैंड अप थे, लेकिन ठीक है ठीक है, मेरा कोई वैसे इरादा नहीं था उनका नाम लेने का। स्टैंड अप कॉमेडियन, पाकिस्तानी स्टैंड अप कॉमेडियन, यार इस वक्त तो ताबिश के अलावा मुझे नहीं लग रहा कोई है, जो कि कोई अच्छी बात नहीं है। मतलब लड़के हैं, काम कर रहे हैं, मैं ये नहीं कर रहा लड़के लड़के लड़की लड़कियां भी हैं, लेकिन मेरा मतलब है कोई सिग्निफिकेंट नहीं है। तो इसलिए मैं इतना मजा नहीं आ रहा ताबिश का नाम लेने में, क्योंकि ताबिश को कंपटीशन तो मिले यार, टक्कर का तो कुछ मिले, फिर हम चूज करें ना कि ताबिश वर्सेस दीज 6 अदर पीपल आई लाइक इट। तो इस वक्त तो सिर्फ ताबिश है, और उसके अलावा नहीं यार, बाकी सब बस वही है। आउटडेटेड हो गया, नहीं चल अभी मैंने ताबिश भाई का इंटरव्यू लिया था, उसके बाद अली अब्दुल्ला भाई का इंटरव्यू, अली भाई का इंटरव्यू, अली अब्दुल्ला का भी इंटरव्यू कर चुका हूँ। तो अली भाई भी इज अ गुड स्टैंड अप कॉमेडियन। अभी आपने देखा है कि नाशपति के बैनर के तले एक और नया प्रोग्राम लॉन्च हो गया है, अकॉर्डिंग अंडर द एलजीबीटी थिंग। बेगम नवाजिश अली उनकी होस्ट है। टू बी ऑनेस्ट के बाद बाय द वे आ गया है जो एक अरे अच्छा, नहीं मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। अच्छा वो जो उन्होंने निकाला है ना, वो हाँ बिल्कुल नाशपति वालों, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, करण विद कॉफी विद करण की कॉपी निकाली है। लेकिन यार उसमें पहली एक्टर कौन होगी? मतलब वो बेगम नवाजिश अली आके बैठेंगी अगर, तो वो बैठेंगे, जो भी है, तो उसके साथ पोर्श कैटेगरी आके बैठेगी ना, महविश हयात, हुमायूं सईद, सोहाय अली अबड़ू, और उसका जो सेट है, मतलब टू बी ऑनेस्ट को तो पहले लेवल मतलब था कि यार ये तो सेट ही बड़ा खूबसूरत निकाला है। अब टू बी ऑनेस्ट को टक्कर देने के लिए बाय द वे, उसका नाम है बाय द वे, बेगम नवाजी अली। यार इट्स गोइंग टू बी अ ब्लॉकबस्टर थिंग। बहुत खूबसूरत बेगम नवाजी अली ने जो सवालात और मुझे उन्होंने टीआरपी के लिए जो उन्होंने ट्रेलर छोड़े ना, टीजर, अमेजिंग है यार, अमेजिंग है। तो वो भी एक अच्छा आ गया है। तो आपका कभी इत्तेफाक या कोई इरादा या कोई ऐसा चांस है, हिंट है, अंडर वर्किंग अंडर द अम्ब्रेला ऑफ नाशपति? क्योंकि आप आ, आपकी जो ताने बाने है ना, वो नाशपति से कैसर भाई, असफर अली, कुछ मुनासिब है। यार मुश्किल है, मुश्किल है, चलें, मुश्किल। ठीक है, बेस्ट होस्ट बता दें आप। पाकिस्तान के सबसे बड़ा होस्ट उमर शरीफ, नहीं, सॉरी मोइन अख्तर, मोइन अख्तर, नहीं, मुइन अख्तर क्या गुलाम क्या? नहीं। अच्छा मोइन अख्तर गुलाम नबी। पता है बिला वजह में, ये मुझे भी पता है, सबको पता है, ये कटाने वाली बात है। अच्छा होस्ट मानी भाई, आई थिंक ही शुड कम बैक, एंड ही शुड कम बैक विद अ बैंग। ही विल, क्या कह रहे हैं? ही विल। नहीं, ही विल कंफर्म नहीं है अभी तक, ठीक है, अभी तक कंफर्म नहीं है। तो मानी भाई की मैं चाहता हूँ उनको यार बड़ा शो मिले, कोई वहाँ गेम करने का मजा है, मुझे नहीं मजा आ रहा कि मुझे, मैं चाहता हूँ उनको मिले, गेम मिले, जो मानी टीवीएच हो रहा है, होस्टिंग बाय देखी? द वे हो रहा है ना, बड़ा शो मिले। हाँ, बाय द वे तो अमेजिंग। आप ये बताएं, मानी भाई की आपने लास्ट टाइम होस्टिंग देखी कहाँ है? मैंने मैंने कहा देखिए, आप बेस्ट होस्ट, आप उसको क्लैरिफाई तो करें, मुझे समझ नहीं आया। या अच्छा कहाँ देखी, मतलब कि मैं उनका शो आता था हम टीवी पे कैजुअल के नाम से, दैट इज माय लास्ट गुड मेमोरी ऑफ हिम एज अ होस्ट। तो हम्म, वो शो, हाँ शो का नाम कैजुअल था, उसकी कैजुअलनेस थी जो मेरे जहन में है आज तक है। तो वो बड़ा ब्लंट शो था। तो ठीक है। अच्छा, तो अगर आप उनको हटा दें, बुशरा अंसारी साहिबा को हटा दें और शान साहब की वालदा को हटा दें, तो बेस्ट एक्ट्रेस कौन है? पहले हटाओ। हटाने बोल रहे हैं, अरे डरा रहे हैं मुझे तो। जवान को बताओ, मैं क्या हटा दूं? 90। हम हमारी क्या औकात है, हम किसी को हटा दें? अम, सब
सीनियर हैं बहुत। बेस्ट फीमेल एक्टर, यार एक थी मेरे पता जहन में, एकदम भूल गया, एक थी। कांस्टेंट के मायरा खान विल रिमेन कांस्टेंट के साथ बताएं कोई। ये तो कॉमन हर मायरा कोई खान यार। कॉमन है। हाँ, ये कॉमन हाँ, दोनों कोई लेके आए कि मतलब हमारी जैसी हो गुड आप तो यार। गुड धमाकेदार पाकिस्तानी फीमेल एक्टर, पाकिस्तानी फीमेल एक्टर, लेट मी थिंक यार, ये क्या बोलूं मैं। हाँ, अच्छा, मैं जेन्युइनली कोशिश कर रहा हूँ कि कोई सही नाम होना चाहिए मेरे जहन में। हाँ, कोई मेरिट पे आना चाहिए, किसी नई लड़की को भी आना चाहिए यार। कोई वो नाम, प्रियंका चोपड़ा यार की कोई नाम तो बोलो, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। आपको असल में हम इतने गरीब है ना। हाँ क्या? मानी है, अनुषे शाह है, उर्वा होकैन है। अम, यार एक है प्रियंका चोपड़ा की शक्ल वाली जो है हमारे, जो आई है देखिए वो। नहीं नहीं, ये कौन है? वो उसमें आई थी कि तुम दोनों एक ही टेबल पे खाना नहीं खाते, इसका मतलब तुम्हारे वालिदैन की डाइवोर्स हो गई है। वो नहीं समीना, नहीं, ये मुझे। समीना वाली के शो में आई थी वो। अच्छा 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 यार, अच्छा देखो, लुक है उनकी पूरी प्रियंका चोपड़ा मोस्ट वाली को खुद बताया उन्होंने। मोस्ट ऑफ द करंट लॉट जो है पाकिस्तानी, जो लीड फीमेल एक्टर्स हैं, दे आर ऑल केपेबल एंड गुड टैलेंटेड गर्ल्स। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई बुराई नहीं, मैं बिल्कुल नहीं करना चाहूंगा। मगर जो मेरा अपना पर्सनल जो स्टैंडर्ड है एक्टिंग का, जो मैं खुद भी कोशिश करने की में लगा रहता हूँ और चाहता भी हूँ कि लोग करें, हम्म, उसके हिसाब से आई एम नॉट अ फैन ऑफ एनीवन राइट नाउ। नो, नो वन। सही, ठीक है। तो वो लास्ट बोलते अबे तूने क्या किया है जो तू बोल रहा है, क्या करे भाई, नहीं है तो क्या, नहीं पसंद तो नहीं पसंद। 100% अभी आप लास्ट बस ये बता दें कि सिंगर आतिफ असलम अली जफर को हटा के और हम्म। 1980s के हटा के आजकल सिंगर कौन सा बेस्ट है अपना यार पाकिस्तानी। आई एम अ बिग 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 अली जफर फैन। हाँ, मगर अगर इनको तुम हटा, मैं बिग अली जफर फैन, बट अगर इनको हटा दें और आप कहें इस वक्त कोई पाकिस्तानी सिंगर की बात करें, नो वन, मुझे कोई भी नहीं पसंद। मैंने कहा अली जफर, और जैसे मथीरा बताया वैसे मैंने कहा अली जफर और आप में भी एक मुशाबियत है। क्या गया? आप दोनों में एक मुशाबियत है बहुत गहरी। क्या आप क्या? दोनों प्रॉपर दाढ़ी नहीं आती? ये तुम्हें कैसे पता लगा यार? सर उनकी भी शक्ल हमारे सामने, आपकी भी शक्ल हमारे सामने। दो अच्छा हाँ, बेबी फेस आ रहा होगा तो फिर। हाँ हाँ। लगते हैं, एवरग्रीन लगते हैं, मतलब कितने अरसे से हम आपको देख रहे हैं फिर भी आप बेस्ट रिमेन कांस्टेंट चल रहे हैं। अली भाई भी वैसे ही चल रहे हैं। तो बहुत 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 शुक्रिया आपका एहसन भाई हमें टाइम देने का। इट्स अ मैसिव अचीवमेंट फॉर अस कि हमने एहसन भाई को पहली बार बुलाया, और ये एहसन भाई की मोहब्बत है कि उन्होंने पहली बार में ही हमें यस कराया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, नवाजिश आपकी कि आपने हमें टाइम दिया, वॉइस ऑफ कार्टून को टाइम दिया, हमारे चैनल को टाइम दिया। इंशाल्लाह हम आप दुआ करते हैं कि आपका रावा एंटरटेनमेंट फले फूले, और इसके साथ ही हम सबसे इजाजत चाहेंगे। ओके, आमीन। ओके जी, अल्लाह हाफिज। थैंक यू। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच, थैंक अल्लाह यू, हाफिज। हाफिज।